नमस्कार दोस्तों, यूपी पेट के इस जीके जीएस के बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं ये आपके पेट एग्जाम जो विगत वर्षों में हो चुकी हैं उन एग्जामों से भी प्रश्न लिए गए हैं और ये सारे प्रश्न आपके यूपी पेट के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सारे प्रश्न एग्जामिनर के फेवरेट प्रश्न होते हैं और पूछे जाने के चांस बहुत ही अधिक होते हैं। अगर आप इस वीडियो को हमारे लगातार देखते हैं तो ये सारे प्रश्न आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे और इन प्रश्नों से भी संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में शासन करने वाले शासकों का सही क्रम क्या है। तो ये यूपी पेट में आपके पूछा गया सवाल है, ये यूपी पेट में पूछा गया सवाल है और कह रहा है कि भारत में शासन करने वाले शासकों का सही क्रम क्या है। तो इस तरह से प्रश्न पूछा गया तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो ऑप्शन में प्रश्न दिया गया था उसमें क्या था, सबसे पहले शासक करने वाला तो इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। जो भी ऑप्शन था उसमें सबसे पहले जो पहले नंबर पे आता वो इल्तुतमिश था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, ये उसके बाद का शासक है। इल्तुतमिश के बाद का शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का शासक है, आप सभी जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ये इल्तुतमिश के बाद शासन करता है। उसके बाद शेर शाह सूरी का नंबर आता है। कौन? शेर शाह सूरी का नंबर आता है। शेर शाह सूरी ये अलाउद्दीन खिलजी के बाद आता है। उसके बाद शासन करता है कौन? अकबर। उसके बाद भारत में शासन अकबर करता है। अब इनका देख लेते हैं। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो इल्तुतमिश ये गुलाम वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? ये गुलाम वंश का शासक था और इसका शासन कब होता है? 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक जब मर जाता है तो इल्तुतमिश गद्दी पे बैठता है। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करें तो ये 1296 में अपने गद्दी पे बैठता है और ये किस वंश का शासक था? तो ये खिलजी वंश का शासक था। किस वंश का? तो अलाउद्दीन खिलजी किस वंश का शासक था? तो ये खिलजी वंश का शासक था। इसके बारे में इतना याद रखेंगे। और शेर शाह सूरी के बारे में बात करें तो इसका जो टाइमिंग है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, 1540 से लेके 1545 तक इसका टाइमिंग है और ये सूर वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? ये सूर वंश का शासक था। और अकबर गद्दी पे कब बैठा था? तो ये 1556 में अकबर गद्दी पे बैठता है। कब? 1556 में। और ये सभी आप लोग जानते हैं ये मुगल वंश का शासक था। तो वंश भी देख लीजिए आप लोग, टाइमिंग भी देख लीजिए। सबसे पहले शासन करने वाला कौन था? इल्तुतमिश था, फिर अलाउद्दीन खिलजी था, फिर शेर शाह सूरी था, फिर अकबर था। ये पेट के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और ये प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए इसको साथ में हम लोग रिवीजन भी करते चलते हैं। तो भारत में शासन करने वाले शासकों का सही क्रम क्या है आपसे पूछे तो सबसे पहले इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो ये गुलाम वंश का शासक था और ये 1210 में शासन पे अपने राज्याभिषेक इसका हुआ था। फिर अलाउद्दीन खिलजी आता है। अलाउद्दीन खिलजी किस वंश का शासक था? तो ये खिलजी वंश का शासक था और गद्दी पे बैठा था 1296 में। ठीक। और शेर शाह सूरी इसका टाइमिंग कितना है? 1540 से लेके 1545 तक है और ये किस वंश का शासक है? ये सूर वंश का शासक है। किस वंश का शासक है? सूर वंश का। अकबर था गुलाम वंश का शासक और मुगल वंश का शासक। 1556 में ये गद्दी पे बैठता है, मुगल वंश का ये शासक था। ठीक। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साइंस से है और कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करने का काम कौन करता है? तो देखिए रेक्टिफायर का क्या काम है? रेक्टिफायर का काम है कि ये क्या करता है? प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में यानी कि एसी करंट को बदलता है किसमें? डीसी करंट में बदलने का काम करता है। और कुछ चीजें और हम लोग देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर क्या काम करता है? आपसे ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग ये एसी जो परपथ है, एसी जो करंट होता है उसके वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए ये इसका प्रयोग किया जाता है। एसी करंट में जो वोल्टेज को क्या करने के लिए? वोल्टेज को उच्च या फिर निम्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके काम के लिए? उच्च या निम्न करने के लिए। एसी करंट में वोल्टेज को उच्च या निम्न करने के काम में ये आता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं अगर आपको किसी परिपथ में धारा की माप करना हो तो किस चीज का प्रयोग करते हैं? यदि आपको परिपथ में धारा की माप करना हो तो आप अमीटर का प्रयोग करते हैं। अमीटर को। अगर आपको परिपथ में धारा की उपस्थिति को देखना हो
कि धारा की उपस्थिति है या फिर नहीं, तो इसके लिए कौन सा मीटर का प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किस मीटर का? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, इसके लिए गैल्वेनोमीटर का। और धारा की इकाई क्या होती है ये आप लोग बताएंगे। धारा की आपसे पूछे कि इकाई क्या होती है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि धारा की इकाई क्या होती है। ये धारा को एम्पियर में मापते हैं। किसमें? एम्पियर धारा की इकाई है। ठीक, इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे, पेट एग्जाम के लिए आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में परिवर्तित करने का काम तो रेक्टिफायर करता है, प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में बदलने का काम। ट्रांसफार्मर क्या काम करता है? ये एसी जो करंट होता है उसमें वोल्टेज को उच्च या फिर निम्न करने के काम में आता है, उच्च या फिर निम्न करने के काम आता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद धारा की माप किस में करते हैं, तो धारा की माप हमेशा अमीटर से करते हैं। किससे? धारा की माप आपसे पूछ ले अमीटर से करते हैं, लेकिन परिपथ में धारा की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। धारा की इकाई किस में मापते हैं, तो धारा की इकाई हमेशा एम्पियर में मापते हैं। SI मात्रक धारा की एम्पियर है। बढ़ते हैं अपने अगला प्रश्न की ओर, और ये यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है कि कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। शिवाजी से प्रश्न पूछे जाते हैं, शिवाजी के साम्राज्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे, तो कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे ये आप लोग याद रखेंगे। तुकाराम थे, संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। और ये जो तुकाराम थे ये जहांगीर के भी समकालीन थे, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। किसके समकालीन थे? जहांगीर के भी ये तुकाराम समकालीन थे, तो इसे भी आप लोग साथ में याद रखेंगे। और बात करते हैं कि तुकाराम को क्या कहा जाता है, ये भी आप लोग साथ में ध्यान रखेंगे। इन्हें दक्षिण का कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें दक्षिण का कबीर कह के संबोधित किया जाता है, तो साथ में ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और उसके बाद शिवाजी के बारे में बात करेंगे। शिवाजी की जो मंत्री परिषद है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या? जो शिवाजी से मंत्री परिषद से जो पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इनकी जो मंत्री परिषद थी कैसी थी? अष्टप्रधान थी। इनकी जो मंत्री परिषद थी शिवाजी की अष्टप्रधान थी। और इनके जो मंत्री परिषद में जो सर्वोच्च पद था वो किस चीज का था? इनके मंत्री परिषद में जो सर्वोच्च पद था वो पेशवा था। और पेशवा क्या होते थे? तो वर्तमान में जैसे प्रधानमंत्री का पद है वो होते थे, इनके साम्राज्य में पेशवा प्रधानमंत्री का पद होता था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। शिवाजी के गुरु आपसे पूछ ले कि शिवाजी के गुरु कौन थे, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कोढ़देव थे शिवाजी के गुरु। कौन थे? कोढ़देव थे शिवाजी के गुरु। तो इतनी प्रश्न आप लोग शिवाजी से याद रखेंगे। ठीक, इतने प्रश्न शिवाजी से याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि कौन शिवाजी के समकालीन संत समकालीन थे, तो संत तुकाराम थे शिवाजी के समकालीन। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें दक्षिण का कबीर कहा जाता है। अरे तुकाराम को क्या कहा जाता है? दक्षिण के कबीर। और ये जहांगीर के भी समकालीन थे, शिवाजी के समकालीन थे। साथ में जब शिवाजी का शासनकाल चला था उसी समय जहांगीर का भी चला था, तो ये जहांगीर के भी समकालीन थे। और इनकी जो मंत्री परिषद थी शिवाजी की वो कैसी थी? तो मंत्री परिषद जिसकी इनके अष्टप्रधान थी। और इनके जो मंत्री परिषद में सर्वोच्च जो पद था वो पेशवा का था। और पेशवा किसका पद था? वो प्रधानमंत्री का पद था। तो ये भी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? तो शिवाजी के गुरु कौन थे? कोढ़देव थे। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, स्टेनलेस स्टील जो बनता है वो क्रोमियम और आयरन को मिला करके बनता है। क्रोमियम और प्लस आयरन को मिला करके स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर वहीं आपसे पूछे कि कांसा क्या क्या चीजें मिला के बनाई जाती है, तो नोट करेंगे कि तांबे और टिन के मिश्रण से क्या बनाई जाती है? तांबे और टिन के मिश्रण से कांसा बनाई जाती है। वहीं आपसे पूछे कि पीतल किससे बनाई जाती है? पीतल, तो पीतल में क्या क्या चीजें मिलाई जाती है? तो इसमें भी तांबा और जस्ता मिलाया जाता है। पीतल में तांबा प्लस जस्ता मिला करके क्या बनाया जाता है? पीतल बनाया जाता है। वहीं आपसे पूछ ले कि जर्मन सिल्वर में कौन कौन सी चीजें मिक्स करके, तो देखिए जर्मन सिल्वर में सिल्वर तो लगा है लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता। इसमें क्या होता है? कॉपर होता है, जिंक होता है और निकल होता है। कॉपर, जिंक और निकल का मिश्रण होता है क्या? जर्मन सिल्वर। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। ठीक, एक बार रिवीजन करेंगे हम लोग, देखेंगे। आपसे पूछे कि स्टेनलेस स्टील में प्रयोग किसका किया जाता है? तो क्रोमियम और आयरन का उपयोग किया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने में। कांसा किससे बनता है? तो तांबे और टिन के मिश्रण से कांसा बनता है। पीतल जो है वो तांबे और जस्ते के मिश्रण से बनता है तांबा। और जर्मन सिल्वर में किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकल का प्रयोग किया जाता है जर्मन सिल्वर में। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए, पेट के लिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग थे। कौन?
वारेन हेस्टिंग थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। और वारेन हेस्टिंग के बारे में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके बन सकता है, तो वारेन हेस्टिंग पे क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, इन पे एक बार महाभियोग का मुकदमा चला था, तो ये पूछा जाता कि किस गवर्नर जनरल पे महाभियोग का मुकदमा चला था। तो इन पे क्या लगा था, एक बार महाभियोग चला था। और कहाँ पे महाभियोग इन पे चला था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश संसद में इन पे महाभियोग लगा था। कहाँ पे, ब्रिटिश संसद पे इन पे महाभियोग का मुकदमा चला था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कहाँ पे, ब्रिटिश संसद में। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति कौन अपनाया था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इन्होंने क्या किया था, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का शुरुआत किया था। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन्होंने सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का शुरुआत किया था और इन्होंने ही द्वैध शासन का अंत किया था। द्वैध शासन का आपसे पूछे कि द्वैध शासन का अंत किसने किया था, तो इन्होंने ही किया था। उसके बाद आपसे पूछ ले कि पिट्स इंडिया एक्ट किसके समय में आया था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि पिट्स इंडिया जो एक्ट है वो भी इनके समय में आया था। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और कब आया था, पिस्ट इंडिया एक्ट 1784 में आया था। ये थोड़ा सा डिटेल में हो गया, लेकिन आप लोग इतनी चीजें को ध्यान रखेंगे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था। इन पे महाभियोग का मुकदमा चला ब्रिटिश संसद में, ये भी पूछा जाता है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने शुरू की थी, तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो वारेन हेस्टिंग ने शुरू किया था। द्वैध शासन का अंत किसने किया था, तो वारेन हेस्टिंग ने किया था। द्वैध शासन से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो ये पूरा आप लोग याद रखेंगे द्वैध शासन के बारे में। पिस्ट इंडिया एक्ट किसके शासनकाल में आया था, तो 1784 में आया था और वो भी वारेन हेस्टिंग के समय में आया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चरक संहिता किससे संबंधित है, तो चरक संहिता ये चिकित्सा से संबंधित है। किससे संबंधित है, चरक संहिता ये चिकित्सा से संबंधित है और ये पेट में पूछा गया प्रश्न है, यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, और बात करते हैं कुछ चिकित्सा के बारे में। आपसे अगर पूछे कि आयुर्वेद के जनक किसे कहा जाता है, आयुर्वेद के जनक किसे कहा जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि चरक को कहा जाता है आयुर्वेद के जनक। और चरक किसके दरबार में रहते थे, किसके दरबार के चिकित्सक थे, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि चरक किसके दरबार के चिकित्सक थे, ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। और वहीं आपसे पूछे कि गार्गी संहिता का संबंध किससे है, गार्गी संहिता का संबंध किससे है, तो इसका जो संबंध है ये ज्योतिष से संबंधित है, ज्योतिष से इनका संबंध है, ये भी हो सकता है एग्जाम में पूछे। और बात करते हैं गार्गी संहिता की, तो इसकी रचना किसने की थी, तो कात्यायन ने इसकी रचना किया था। किसके, कात्यायन ने गार्गी संहिता की रचना किए थे। और चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन कहे जाते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, चिकित्सा शास्त्र के जो जनक होते हैं वो कौन है, तो चिकित्सा शास्त्र के जनक की बात करें तो वो हिप्पोक्रेटस है। कौन है, हिप्पोक्रेटस है चिकित्सा शास्त्र के जनक। और जो मेडिकल के जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें जो शपथ उनको शपथ भी दिलाया जाता है, और शपथ दिलाते समय इन्हीं की जो स्टेटमेंट है उनका शपथ दिलाया जाता है। ठीक, हिप्पोक्रेटस के बारे में। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। चरक संहिता किससे संबंधित है, ये चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता ये चिकित्सा से संबंधित है। और आयुर्वेद के जनक किसे कहा जाता है, तो आयुर्वेद के जो जनक हैं वो चरक को कहा जाता है। क्यों है, आयुर्वेद के जनक चरक हैं और आयुर्वेद कनिष्क के दरबार में रहते थे। ये चीजें आप लोग ध्यान रखें। गार्गी संहिता का संबंध ज्योतिष से है और इसकी रचना किसने किया था, कात्यायन ने किया था। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है, हिप्पोक्रेटस हैं चिकित्सा शास्त्र के जनक है। वातावरण में कितने नोबल गैस हैं, तो वातावरण में कुल 6 नोबल गैस है। कौन कौन से हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कौन कौन से नोबल गैस है। आर्गन हो गया, नियॉन हो गया नोबल गैस, उसके बाद जेनॉन हो गया, ये भी नोबल गैस है। उसके बाद क्रिप्टॉन हो गया, नोबल गैस है। आर्गन, नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन हो गया, ये भी नोबल गैस है। उसके बाद फिर और कौन सा हो गया, हीलियम, हीलियम ये भी नोबल गैस है। तो ये 6 नोबल गैस हैं जो वायुमंडल में, आर्गन, नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन और हीलियम। तो इनका सबका सिंबल आप लोग याद रखेंगे, He होता है हीलियम का सिंबल, और रेडॉन का सिंबल होता है Rn होता है, और फिर क्रिप्टॉन का Kr होता है, और जेनॉन का होता है Zn। जेनॉन का क्या होता है, Xe होता है, जेनॉन का Xe होता है, और नियॉन का Ne होता है। और बात करते हैं आर्गन का Ar होता है सिंबल। तो इतनी सिंबल आप सबका याद रखेंगे। और नोबल गैस को और क्या कहा जाता है, इसे शाही गैस भी कहा जाता है। नोबल गैस को अलग अलग नाम से पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को, तो इसे शाही गैस भी कहा जाता है। नोबल गैस को ही अक्रिय गैस कहा जाता है, अक्रिय गैस कहा जाता है। और नोबल गैस को ही निष्क्रिय गैस कहा जाता है। कैसा गैस कहा जाता है, निष्क्रिय
निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है। तो इतनी तो इसके नाम है, तो सारी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखें। वातावरण में कौन कितनी नोबल गैस हैं? 6 हैं। कौन कौन से? आर्गन सिंबल होता है AR, नियॉन सिंबल होता है Ne और जेनॉन सिंबल होता है Ze, क्रिप्टॉन सिंबल होता है K और रेडॉन सिंबल होता है Rn और हीलियम सिंबल होता है He। तो इतने तो मतलब नोबल गैस हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ऑप्शन में दे देता है 3 नोबल गैस दे देगा और एक नोबल गैस नहीं रहेगा, पूछता है कि इसमें से कौन नोबल गैस नहीं है। तो इस वजह से आप लोग इस सारे को याद रखेंगे। नोबल गैस को ही क्या कहा जाता है? शाही गैस भी कहा जाता है, इसे अक्रिय गैस भी कहा जाता है और इसे निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है। तो ये चीजें आप लोग इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बैंक रिजर्व बैंक को किस दर पर उधार देता है? तो जब छोटा बैंक बड़े बैंक को उधार देगा तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स, इसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, ठीक। और जब RBI बैंक उधार देगा, जब RBI बैंक किसको उधार देगा? किसको उधार देगा? RBI बैंक उधार देगा किसको? छोटे बैंक को। तो छोटे बैंक को जब उधार देगा तब इसको क्या कहते हैं? तो इस घटना को कहते हैं रेपो रेट। तो इस दर को क्या कहते हैं? रेपो रेट। जिस दर पे जो RBI बैंक है वो छोटे बैंक को उधार देगा तो इस घटना को क्या कहेंगे? रेपो रेट कहेंगे। और वहीं आपसे पूछेगा कि बैंक दर किसे कहते हैं? बैंक दर किसे कहते हैं? और ये यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है, बैंक दर किसे कहते हैं? और ये भी रिवर्स रेपो रेट, ये भी यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है, ये भी यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है, ठीक। तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। बैंक दर किसे कहते हैं कि मतलब कि बैंक दर किसे कहते हैं? तो RBI द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज को क्या कहते हैं? RBI द्वारा छोटे बैंकों से ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज को क्या कहते हैं? इसको बैंक दर कहते हैं। ये होता है आधिकारिक ब्याज और इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे रेपो रेट बैंक रेट कहते हैं। तो देख लेते हैं रिवर्स रेपो रेट किसे कहते हैं? जब छोटा बैंक बड़े बैंक से उधार लेता है तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और अब रेपो रेट किसे कहते हैं? जब बड़ा बैंक छोटे बैंक को उधार देता है तो उसे कहते हैं रेपो रेट। और बैंक दर किसे कहते हैं? जब RBI द्वारा, मतलब हमारा सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है भारत का, और वो छोटे बैंकों से आधिकारिक ब्याज के रूप में जो मुद्रा लेता है उसे क्या कहते हैं? जिस दर पे, उसे बैंक दर कहते हैं, ठीक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? और ये यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है, ठीक। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा जोड़ा। तो क्या क्या दिया था? देखिए सुमेलित जोड़ा हम बताते हैं, जो जोड़े सुमेलित हैं उनको बताते हैं। तो क्या क्या था ऑप्शन में? तो 261 BC में क्या हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था 261 BC में। कब हुआ था? 261 BC में। 78 ईस्वी में क्या हुआ था? 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी। कौन सी संवत की? शक संवत शुरू हुआ था 78 BC ईसा पूर्व में। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे 622 ईस्वी होता है, इसमें मुस्लिम काल का आगमन दिया था, मतलब शुरुआत दिया था। लेकिन यहाँ पे 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरू हुई थी। क्या हुई थी? हिजरी संवत क्या हुई थी? 622 ईस्वी में शुरू हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। ये 622 ईस्वी है यहाँ पे। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे 1707 में, ये पेट में पूछा गया प्रश्न है। 1707 में क्या हुआ था? इसमें औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब की क्या हुई थी? 1707 में मृत्यु हुई थी। ये सारे पेट में पूछे गए प्रश्न है। और 58 BC हम लोग यहाँ पे अपनी तरफ से ये ऐड किए हैं हम। 58 BC में क्या होता है? इसमें भी आप लोग याद रखेंगे। इसमें कौन सी संवत की शुरुआत हुई थी? यहाँ पे विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। किस संवत की शुरुआत हुई थी? यहाँ पे विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। तो इतनी चीजें आप लोग याद रखें। कौन सा जोड़ा सुमेलित? तो हम लोग सुमेलित जोड़े बताते हैं। 261 BC आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे हुआ था कलिंग युद्ध। 78 ईस्वी में क्या हुआ था? शक संवत की शुरुआत हुई थी। आप लोग वहीं 622 ईस्वी में क्या हुआ था? हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी, जो इस्लाम धर्म से संबंधित है। और 1707 में क्या हुआ था? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, इसे आप लोग नोट करेंगे। और 58 BC में क्या हुआ था? विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। 58 BC में क्या हुआ था? विक्रम संवत शुरू हुआ था। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। भारत का प्रथम तितली उद्यान क्या है? तो बन्नेर घट्टा तितली उद्यान है भारत का प्रथम तितली उद्यान। क्या है? बन्नेर घट्टा है तितली उद्यान। और बेंगलेर घट्टा जो जैविक उद्यान है, ये कहाँ पे है? बन्नेर घट्टा जो जैविक उद्यान बना हुआ है, ये कहाँ पे बना हुआ है?
तो ये कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक में बना हुआ है। ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। ये कर्नाटक में बना हुआ है। और कुछ नेशनल पार्क के बारे में, जैसे आपसे पूछे कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में। फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? फूलों की घाटी, ये सभी नेशनल पार्क ऐसे हैं जो हमसे छूट जाते हैं। तो जो फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ये आप लोग ध्यान रखेंगे कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। और वहीं आप पूछे कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में स्थित है। वहीं आपसे पूछे कि भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित नेशनल पार्क है। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देखिए, भारत का प्रथम तितली उद्यान क्या है? बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान है भारत का प्रथम तितली उद्यान, और ये कर्नाटक में बना हुआ है, ठीक। और दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। फूलों की घाटी जो नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में। भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा में स्थित है भीतरकनिका नेशनल पार्क। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। भारत का ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? और ये यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न। भारत का ग्रांड ओल्ड मैन किसे जाना जाता है, ठीक। किसके जाना? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक। तो ये प्रश्न आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और दादा भाई नौरोजी के बारे में याद रखेंगे। इन्होंने सर्वप्रथम भारत राष्ट्रीय आय सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया था? राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इन्होंने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का और प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था। क्या? राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का क्या करा था? इन्होंने आकलन करा था। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका इन्होंने आकलन किया था सबसे पहले। और प्रति व्यक्ति आय जब ये निकाले थे उस समय 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय थी। और कब निकाले थे? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 1867 के आसपास में निकाले थे। और बात करते हैं, एक इनसे और प्रश्न पूछा जाता है कि धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया, या फिर धन बहिर्गमन का सिद्धांत किसने दिया, या फिर इसे ही क्या कहा जाता है? धन मतलब संपत्ति का पलायन सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी किसने दिया? दादा भाई नौरोजी। धन निकासी का सिद्धांत यहाँ पे लिखने दीजिए। धन निकासी का सिद्धांत ये किसने दिया था? तो धन निकासी का भी सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया? तो भी पूछे तो दादा भाई नौरोजी ने। प्रति व्यक्ति आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? तो भी दादा भाई नौरोजी ने। और जब ये राष्ट्रीय आय का आकलन किए थे तो उस समय 20 रुपये प्रति व्यक्ति आया था। और फिर वो 1867 में इसका आकलन किया। धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हीरे का भार मापने की इकाई, देखिए सोने की भार मापने की इकाई या फिर हीरे की भार मापने की इकाई कैरेट होती है। क्या होती है? कैरेट। दोनों में आप लोग ध्यान रखेंगे। और वहीं आप लोग ध्यान रखेंगे कि एक कैरेट बराबर कितना होता है? तो एक कैरेट बराबर जो होता है वो 200 मिलीग्राम होता है। कितना होता है? 200 मिलीग्राम होता है। तो ये आप लोग पैमाना भी याद रखेंगे। और अब कुछ सोने की खानें देखते हैं। जैसे आपसे पूछ ले कि किम्बरले की खान कहाँ पे स्थित है? किम्बरले की खान कहाँ पे स्थित है? तो किम्बरले की खान सबसे पहले ये जानेंगे कि किसके लिए फेमस है? हीरे के लिए फेमस है। और ये कहाँ पे स्थित है? ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित खान है। कहाँ पे खान है? दक्षिण अफ्रीका में। वहीं सोने की एक खान और आप लोग ध्यान रखेंगे, पन्ना खान कहाँ पे स्थित है? पन्ना सोने की खान कहाँ पे स्थित? तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये तो सबसे पहले याद रखेंगे सोने के लिए प्रसिद्ध है। और ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में, कहाँ पे? मध्य प्रदेश राज्य में है। वहीं आपसे पूछ ले कि हीरे में कौन सा परावर्तन होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है हीरे में। कौन सा परावर्तन होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है किसमें? हीरे में, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं हीरा कठोर क्यों होता है? सॉरी, ये पन्ना खान ये सोना नहीं हीरा के लिए प्रसिद्ध है। सॉरी 1 मिनट।
पन्ना खान किस लिए प्रसिद्ध है? ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। और बात करते हैं हीरा कठोर क्यों होता है? हीरा आपसे पूछे कि क्यों इतना कठोर होता है, क्योंकि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा होता है। और ये अपना कठोरता क्यों होता है? क्योंकि इसकी चतुष्फलकीय संरचना होती है। इसकी संरचना आप लोग देखते ही हैं कैसा होता है, वो चतुष्फलकीय होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो देख लेते हैं, हीरे की भार मापने के लिए इकाई क्या होती है? कैरेट होती है। सोने की भार मापने की भी इकाई कैरेट होती है, कंफ्यूज नहीं होगी। एक कैरेट बराबर कितना होता है? 200 मिलीग्राम होता है एक कैरेट बराबर। किम्बरले की खान कहाँ पे स्थित है? हीरा की खान है किम्बरले, और ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना किसमें होती है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, हीरा में कौन सी घटना होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। पन्ना की खान कहाँ पे स्थित है? पन्ना की खान नोट करेंगे, हीरा के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत के मध्य प्रदेश में। हीरा कठोर क्यों होता है? इसकी चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा कठोर होता है। किसके नेतृत्व में 2 होम रूल शुरू हुआ? और ये यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। ये यूपी पेट में पूछा गया। देखिए, होम रूल लीग की स्थापना की बात करें तो 1916 में 2 होम रूल लीग की स्थापना की है। और एक का जो स्थापना है वो एनी बेसेंट की थी। कौन? एनी बेसेंट ने किया था एक होम रूल की स्थापना। और जो दूसरा वाला था उसके जो मतलब ऑप्शन में क्या दिया था? लोकमान्य तिलक दिया था। लोकमान्य तिलक दिया था। ये दूसरे होम रूल लीग की स्थापना की थे। लोकमान्य तिलक किसका नाम है? तो ये बाल गंगाधर तिलक का नाम है। बाल गंगाधर तिलक का क्या नाम है? लोकमान्य तिलक। और बाल गंगाधर तिलक का पूछा जाता है मूल नाम क्या है? अगर आपसे पूछे कि इनका मूल नाम क्या है बाल गंगाधर तिलक का, तो इनका मूल नाम क्या था? केशव था। ठीक। और बात करते हैं दोनों होम रूल लीग के बारे में। तो देखिए, एनी बेसेंट के बारे में थोड़ी चीजें आप लोग याद रखेंगे कि एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी? तो ये ब्रिटेन की रहने वाली थी। कहाँ की? ये ब्रिटेन की निवासी थी। ये निवासी कहाँ की थी? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये ब्रिटेन की रहने वाली थी। और एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था उसकी जो स्थापना की बात करें वो सितंबर 1916 में हुई थी। सितंबर 1916 में। जबकि जो तिलक वाला होम रूल लीग है इसकी स्थापना अप्रैल 1916 में हुई थी। कब? अप्रैल 1916 में हुई थी। और इनकी जो थी इसकी जो स्थापना है ये पुणे में हुई थी। पुणे में। और जो एनी बेसेंट वाला था वो कोलकाता सॉरी मद्रास में बना था। मद्रास में। ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। किसके नेतृत्व में 2 होम रूल शुरू हुई? तो देखिए, एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग है वो इसकी स्थापना मद्रास में हुई और सितंबर 1916 में हुई थी। और जो लोकमान्य तिलक वाला लोकमान्य तिलक वाला जो होम रूल लीग था उसकी जो शुरुआत है अप्रैल 1916 में पुणे में की गई। उसकी स्थापना अप्रैल 1916 में पुणे में हुई। और लोकमान्य तिलक को ही क्या कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक कहते हैं। इनका मूल नाम क्या है? इनका मूल नाम केशव है। और एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली है? ब्रिटेन की रहने वाली है। ये सारी चीजें हमने आपको बताया। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश कौन सा है? तो जो भारत का सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश है उसका क्या नाम है? उसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप से पेट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक। अब बात करते हैं लक्षद्वीप आपसे पूछ ले कि स्थित कहाँ पे है लक्षद्वीप, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है? ये अरब सागर में स्थित है। किस सागर में? अरब सागर में स्थित है। और लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। कैसा है द्वीप है? एक प्रवाल द्वीप है, यानी कि ये प्रवाल द्वीपों से बना द्वीप है। और वहीं आपसे पूछ ले कि केरल हाई कोर्ट कहाँ पे स्थित है? केरल का हाई कोर्ट कहाँ पे स्थित है? तो लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट है वो केरल हाई कोर्ट के एक अंदर आता है। किस हाई कोर्ट के? केरल हाई कोर्ट के अधीन है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, केरल हाई कोर्ट उसका देखरेख करता है। तो लक्षद्वीप के बारे में आपसे क्या पूछेगा कि सर्वाधिक साक्षरता वाला यूनियन टेरिटरी आपसे पूछे कौन है? सर्वाधिक साक्षरता वाला यूटी कौन है? लक्षद्वीप। और फिर वहीं आपसे पूछ ले कि न्यूनतम साक्षरता वाला यूटी कौन सा है? तो न्यूनतम साक्षरता वाला जो यूटी है वो सब कौन है? वो लक्षद्वीप है। ठीक। तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। भारत का सबसे छोटा संघ राज्य कौन सा है? तो लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र है। स्थित कहाँ पे है? ये अरब सागर में स्थित है। वहीं आपसे पूछे इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो प्रवाल द्वीप से इसका निर्माण हुआ है। इसका हेडक्वार्टर, इसका जो हाई कोर्ट है
इसका जो हाई कोर्ट है वो केरल हाई कोर्ट के अधीन है। ये भी पूछा गया एग्जाम में प्रश्न है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला यूनियन टेरिटरी कौन है? वो लक्षद्वीप है। और न्यूनतम साक्षरता वाला सर्वाधिक न्यूनतम जनघनत्व यहाँ पे रहेगा। न्यूनतम जनघनत्व वाला आपसे पूछ ले कि यूनियन टेरिटरी कौन सा है, तो वो लक्षद्वीप हो जाएगा। सही मिलान करें। और ये यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। ये यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है, सही मिलान करें। तो क्या क्या सही मिलान करने के लिए आया था, देख लेते हैं। कुछ समाज दिया जाए, जैसे आपसे पूछे कि ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय ने स्थापना करा था ब्रह्म समाज की। वहीं आपसे पूछे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने किया था। किसने? विवेकानंद ने किया था। रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना किए थे विवेकानंद। उसके बाद आपसे पूछे कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना कौन किया था? सत्य शोधक समाज, इसकी स्थापना कौन किया था? तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, ज्योतिराव फूले ने किया था, या फिर ज्योतिबा फूले या फिर ज्योतिराव फूले ने किया था सत्य शोधक समाज की स्थापना। ये मिलान करने के लिए दिया था, तो ये सही मिलान है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था ब्रह्म समाज की स्थापना। और इन्हें राजा की उपाधि कौन दिया था? ये भी आप लोग याद रखेंगे, अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दिए थे। कौन? अकबर द्वितीय ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? विवेकानंद ने किया था। रामकृष्ण कौन थे? ये विवेकानंद के गुरु थे। कौन थे? विवेकानंद के कौन थे? गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। और बात करते हैं आर्य समाज की स्थापना कौन किए थे? दयानंद सरस्वती। और आप लोग ध्यान रखेंगे कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया? तो ज्योतिराव फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। किसने? महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। कब चलाया गया था करो या मरो का नारा? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया। किस आंदोलन के समय? भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था 8 अगस्त 1942, कहीं कहीं 9 अगस्त 1942 भी देता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू क्यों किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शुरू किया गया था, यहाँ पे भारत में क्या आया था? अगस्त प्रस्ताव आया था। क्या? अगस्त प्रस्ताव आया था। और अगस्त प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? इसे क्रिप्स मिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे क्रिप्स मिशन कहा जाता है। और ये भारत में कब आया था? ये 1942 में आया था। और ये भारत में आया और ये विफल हो गया। और इसके विरोध में क्या किया गया? इसके विरोध में क्या किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन या फिर करो या मरो का नारा गांधी जी ने शुरू किया था। और गांधी जी से एक प्रश्न और आप लोग याद रखेंगे, यंग इंडिया नामक पत्र किसने लिखा, प्रकाशन किसने किया? तो वो भी आप लोग याद रखेंगे, गांधी जी ने शुरू किया था। यंग इंडिया नामक पत्र की शुरुआत की गई थी। ठीक, तो देख लेते हैं। आपसे पूछेगा कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। किसने? महात्मा गांधी ने। 8 अगस्त 1942 को करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न है कि 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और इसी में भारत करो या मरो का नारा और किसने शुरू किया था? अगस्त 1900 क्यों शुरू किया गया था? तो अगस्त प्रस्ताव इस समय आया था और इस अगस्त प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? क्रिप्स मिशन कहा जाता है। 1942 में आया था और ये भारत में आया और विफल हो गया। इसके वजह से करो या मरो का नारा दिया गया या फिर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। यंग इंडिया पत्रिका किसकी है? तो गांधी जी की यंग इंडिया पत्रिका है। विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र कौन सा है? इंडोनेशिया है। अब इंडोनेशिया के बारे में जो भी हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ सकते हैं, इनका राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी आपसे पूछे कि क्या है, तो नूसंतारा है इंडोनेशिया की नई राजधानी, नूसंतारा। हालांकि अभी बनी नहीं है, ये बनने वाली है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये नूसंतारा किस द्वीप पे बसा हुआ है? तो ये बोर्नियो द्वीप पे बसा हुआ है। नूसंतारा किस द्वीप पे बसा हुआ है? बोर्नियो द्वीप पे। और भारत और इंडोनेशिया के बीच में कुछ युद्ध अभ्यास हैं। भारत और
इंडोनेशिया के बीच में कौन कौन सी युद्ध अभ्यास हैं, ये आप लोग देख लीजिए। तो समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास पूछे कि कौन से देश करते हैं। समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। और फिर गरुड़ शक्ति भी युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति, ठीक। इन दोनों युद्ध अभ्यास के बारे में आप लोग याद रखेंगे। माउंट मेरापी ज्वालामुखी आपसे पूछ ले कहाँ पे है। सिनाबुंग ज्वालामुखी आपसे पूछ ले कहाँ पे स्थित है। सिनाबुंग ज्वालामुखी या फिर क्राकातोवा ज्वालामुखी। ये सभी ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है, तो ये सभी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में ही स्थित है। कहाँ पे स्थित है, इंडोनेशिया में। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र कौन सा है, इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र। भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं, समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास होता है और गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास होता है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, नुसंतारा इंडोनेशिया की राजधानी, जो कि बोर्नियो द्वीप पे बसा हुआ है। और माउंट मेरापी ये कहाँ पे स्थित है, तो सिनाबुंग ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है, और फिर क्राकातोवा, ये तीनों ज्वालामुखी आप लोग याद रखेंगे, ये इंडोनेशिया में स्थित ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सलाल परियोजना किस नदी पे स्थित है, और ये यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। सलाल परियोजना किस नदी पे है, तो चिनाब नदी पे बना हुआ है सलाल परियोजना। किस नदी पे, चिनाब नदी पे। वहीं आपसे पूछे कि तुलबुल परियोजना किस नदी पे बना हुआ है, तुलबुल परियोजना किस नदी पे बना हुई, तो ये झेलम नदी पे बना हुआ है। तुलबुल परियोजना सिंधु की ये सहायक नदी है, झेलम नदी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं आपसे पूछे कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे बना हुआ है, भाखड़ा नांगल परियोजना ये किस नदी पे बना हुआ है, तो ये सतलज नदी पे बना हुआ है, सतलुज नदी पे बना हुआ है भाखड़ा नांगल परियोजना। वहीं आपसे पूछे कि माता टीला परियोजना किस नदी पे बना हुआ है, माता टीला परियोजना किस नदी पे बना हुआ है, तो ये बेतवा नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे, बेतवा नदी पे बना हुआ है। टिहरी बांध किस नदी पे बना हुआ है, टिहरी बांध आपसे पूछ ले किस नदी पे बना हुआ है, तो ये बना हुआ है भागीरथी नदी पे। किस नदी पे बना हुआ है, भागीरथी नदी पे बना हुआ है टिहरी बांध। और नागार्जुन बांध किस नदी पे बना हुआ है, नागार्जुन बांध किस नदी पे बना हुआ है, ये कृष्णा नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे, कृष्णा नदी पे। और ये जो प्रश्न है ये यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है, यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। तो ये इस वजह से इन प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे। कोई भी प्रश्न यहाँ पे आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखिए सलाल परियोजना जो है वो चिनाब नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे, चिनाब। तुलबुल परियोजना की बात करें ये झेलम नदी पे बना हुआ है। ये सभी परियोजना से आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। भाखड़ा नांगल परियोजना ये आपके पेट एग्जाम में पूछा जा सकता है, सतलुज नदी पे बना हुआ है। और माता टीला परियोजना जो है बेतवा नदी पे बनाया गया है। और टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पे बनाया गया। किस नदी पे, भागीरथी नदी पे बनाया गया। नागार्जुन बांध जो कि यूपी पेट में पूछा जा चुका है, फिर पूछने की संभावना है, ये कृष्णा नदी पे बनाया गया है। किस नदी पे, कृष्णा नदी पे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का इथियोपिया किसे कहते हैं, तो देखिए भारत का इथियोपिया मध्य प्रदेश को कहते हैं, मध्य प्रदेश को कहते हैं। क्यों भारत का इथियोपिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक कुपोषण का, मध्य प्रदेश सर्वाधिक कुपोषण का शिकार है, सर्वाधिक ये कुपोषण का शिकार है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, भारत का इथियोपिया कहते हैं। कुपोषण का वहाँ पे केस ज्यादा मिलता है। और कुछ भारत के भौगोलिक उपनाम देख लेते हैं भारत के कुछ जगहों के। जैसे आपसे पूछे कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहते हैं, 7 द्वीपों का नगर किसे कहते हैं, तो मुंबई को कहते हैं 7 द्वीपों का नगर। प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं, प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं प्यासी भूमि का देश। किसे, ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं प्यासी भूमि का देश। और 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं, 5 नदियों की भूमि आपसे पूछ ले किसे कहते हैं, तो देखिए पंजाब का मतलब होता ही है 5 नदियों की भूमि। क्या, पंजाब का मतलब ही 5 नदियों की भूमि होता है। भारत का पेरिस किसे कहते हैं, भारत का
पेरिस किसे कहते हैं? तो भारत का पेरिस जयपुर को कहते हैं। किसे? जयपुर को कहते हैं भारत का पेरिस। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि भारत का इथियोपिया किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भारत का इथियोपिया? क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक कुपोषण के पेशेंट मिलते हैं, सर्वाधिक कुपोषण का शिकार है। बात करते हैं भारत के 7 द्वीपों का नगर किसे कहते हैं? तो मुंबई को कहते हैं 7 द्वीपों का नगर। 7 द्वीपों का नगर किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं प्यासी भूमि का देश। और 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? पंजाब को कहते हैं 5 नदियों की भूमि। भारत का पेरिस किसे कहते हैं? भारत का पेरिस जयपुर को कहते हैं। बसंत विषु कब होता है? ये यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। यूपी पेट के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बसंत विषु कब होता है? तो सबसे पहले यही समझिएगा कि विषु का मतलब कब होता है? जब दिन व रात बराबर हो। क्या हो? दिन व रात क्या हो? बराबर हो। उस घटना को क्या कहते हैं? विषु कहते हैं। ठीक, विषु कहते हैं। और बसंत विषु कब होता है? ये आप लोग ध्यान रखेंगे 21 मार्च के दिन होता है। क्योंकि 21 मार्च के दिन, 21 मार्च को और 30 सितंबर को, 21 मार्च और 30 सितंबर को साल में 2 बार, कब? साल में 2 बार सूर्य कहाँ पे होता है? सूर्य सीधे भूमध्य रेखा पे होता है। कहाँ पे? सूर्य भूमध्य रेखा पे होता है। किस रेखा पे? भूमध्य रेखा पे। अब जब सूर्य भूमध्य रेखा पे होगा तो दिन और रात यहाँ पे जाहिर सी बात है बराबर होगा। तो इस दिन क्या होता है? इस दिन 21 मार्च के दिन बसंत विषु होता है। और 23 सितंबर के दिन क्या होता है? इस दिन ठंडी होता है, तो इस समय शरद विषु होता है। कौन सा विषु? इस दिन शरद विषु होता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं सूर्य कर्क रेखा पे कब होता है? सूर्य कर्क रेखा पे कब होता है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे 21 जून के दिन सूर्य कर्क रेखा पे होता है। और सूर्य आपसे पूछ ले कि मकर रेखा पे कब होता है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि 22 दिसंबर के दिन सूर्य मकर रेखा पे होता है। कब? 22 दिसंबर के दिन सूर्य मकर रेखा पे होता है। तो ये चीज आप लोग से ध्यान रखेंगे। तो देखिए आपसे पूछे कि बसंत विषु कब होता है? तो 21 मार्च के दिन होता है। और 23 सितंबर के दिन कौन सा विषु होता है? तो इस दिन शरद विषु होता है। साल में 2 बार क्या होता है? सूर्य कहाँ पे होता है? भूमध्य रेखा पे होता है। और इस दिन क्या होता है? साल में 2 बार दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। विषु का मतलब ही ऐसा क्या होता है कि दिन और रात बराबर होता है। तो इसी वजह से भूमध्य रेखा को ही क्या कहते हैं? इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा मतलब कि ऐसी रेखा जहां पे क्या होता है? दिन और रात बराबर होता है। कर्क रेखा किसे कहते हैं? तो कर्क रेखा 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे होता है। और सूर्य मकर रेखा पे कब होता है? तो 22 दिसंबर के दिन सूर्य मकर रेखा पे होता है। कब? 22 दिसंबर के दिन सूर्य मकर रेखा पे होता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यूपी पेट में ये पूछा गया प्रश्न है, कह रहा है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो ये यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। और ये इसको मतलब पहले इसका जवाब आप लोग देखेंगे, फिर इसके बारे में समझाते हैं। तब जब ये सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे दिए थे तो इसका जो प्रस्ताव था वो राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। किसे दिया गया था? राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं त्रिपुरी अधिवेशन की, क्योंकि ये जो घटना है ये त्रिपुरी अधिवेशन की घटना है। किस अधिवेशन की? त्रिपुरी अधिवेशन की घटना। ये भी इंपॉर्टेंट है कि त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? तो 1943 में हुआ था। इसमें जो प्रतिस्पर्धा है ये सुभाष चंद्र बोस के बीच में, सुभाष चंद्र बोस एक तरफ थे और एक तरफ थे पट्टाभी सीतारामैया। एक तरफ कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया थे। तो इसमें विजयी कौन हुए थे? तो इसमें सुभाष चंद्र बोस की क्या हुई थी? जीत हुई थी। और यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस को क्या करना पड़ा था? इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि जो पट्टाभी सीतारामैया थे ये गांधी जी के कैंडिडेट थे और इस वजह से इन्हें क्या कर जीत गए थे। गांधी जी चाह रहे थे कि पट्टाभी सीतारामैया यहाँ पे बने अध्यक्ष, लेकिन जीते थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो इस वजह से सुभाष चंद्र बोस असंतोष की वजह से यहाँ पे इस्तीफा देना पड़ा
और पुनः अध्यक्ष जो बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो ये थी पूरी कहानी यहाँ की। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुई थी। तो देख लेते हैं एक बार फिर से। सुभाष चंद्र बोस ने जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तब पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तब प्रस्ताव दिया था राजेंद्र प्रसाद को, क्योंकि त्रिपुरी अधिवेशन जो 1939 का था इसमें सुभाष चंद्र बोस और पटाभी सीतारामैया के बीच में प्रतिस्पर्धा थी। जीते सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी को ये बात थोड़ा ठीक नहीं लगा, तो इस वजह से सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दिए। फिर जाके वो प्रस्ताव मतलब अध्यक्ष पटाभी सीतारामैया भी नहीं बन पाए, तो अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 29 अगस्त को मनाया जाता है। और हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। और 29 अगस्त ही क्यों? क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद की जन्मदिन होती है। मेजर ध्यान इस दिन किसका जन्मदिन होता है? तो 29 जो अगस्त है इस दिन मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है। अब ये आप लोग पूछेंगे कि मेजर ध्यानचंद कौन थे? मेजर ध्यानचंद कौन थे? तो इन्हें ये हॉकी के खिलाड़ी थे और इन्हें हॉकी का क्या कहा जाता है? इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और मेजर ध्यानचंद की एक आत्मकथा है जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। इनकी आत्मकथा क्या है? तो गोल है इनकी आत्मकथा। गोल नामक इनकी जो पुस्तक है वो इनकी आत्मकथा है। हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और साथ ही साथ आप लोग याद रखेंगे कि पाकिस्तान का भी क्या है? राष्ट्रीय खेल हॉकी है। पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं कि राष्ट्रीय खेल कब मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल और दिवस। और हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और क्यों मनाया जाता है इसी दिन 29 अगस्त को? क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद का क्या होता है? जन्मदिन होता है। और मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कह के संबोधित किया जाता है। इनकी जो आत्मकथा है गोल नामक इनकी आत्मकथा है। राजस्थान में खेतड़ी क्यों प्रसिद्ध है? और ये यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। यूपी पेट में ये पूछा गया प्रश्न है कि राजस्थान की जो खेतड़ी क्यों प्रसिद्ध है? तो राजस्थान की जो खेतड़ी है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और कुछ हम लोग खनिजों की खान देखते हैं। जैसे आपसे पूछे कि जादू घोड़ा क्यों प्रसिद्ध है और कहाँ पे स्थित है? तो जादू घोड़ा आप लोग जानते हैं ये झारखंड में स्थित है। और ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और वहीं हमने अभी बताया कि पन्ना की खान क्यों प्रसिद्ध है। तो जो पन्ना की खान है ये कहाँ पे स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हीरे के लिए प्रसिद्ध है। कोलार खान कहाँ पे स्थित है और ये क्यों प्रसिद्ध है? कोलार खान कहाँ पे स्थित है और ये क्यों प्रसिद्ध है? तो जो कोलार खान है ये कहाँ पे स्थित है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और कोलार खान किस लिए प्रसिद्ध है? ये सोना के लिए प्रसिद्ध है। सोना उत्पादन के लिए कोलार की खान प्रसिद्ध है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और वहीं आपसे पूछ ले कि मोतीपुर का खान क्यों प्रसिद्ध है? तो मोतीपुर जो खान है ये कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में। मोतीपुर खान कहाँ पे है? राजस्थान में। और ये प्रसिद्ध है सफेद संगमरमर के लिए। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि राजस्थान में किस खान से सफेद संगमरमर निकाला जाता है। तो ये इस वजह से आप लोग याद रखेंगे कि मोतीपुर खान से सफेद संगमरमर क्या होता है? निकाला जाता है। ठीक, तो इन चीजों को आप लोग याद रखेंगे। राजस्थान में खेतड़ी क्यों प्रसिद्ध है? तो ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। जादू घोड़ा की खान क्यों प्रसिद्ध है? तो ये झारखंड में स्थित है और ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और फिर पन्ना की खान क्यों प्रसिद्ध है? तो पन्ना की खान मध्य प्रदेश में स्थित है और ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है। कोलार खान क्यों है? कोलार गोल्डफील्ड, तो ये प्रसिद्ध है सोने के लिए और एक कर्नाटक में स्थित है। और मोतीपुर जो खान है ये राजस्थान में स्थित है और ये सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। तो इन चीजों को आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान हो गया दूसरा, जो कि पहले स्थान पे होता था उत्तर प्रदेश, लेकिन अब पहले स्थान पे कौन हो गया? राजस्थान हो गया। राजस्थान हो गया दूध उत्पादन में पहले स्थान पे। उत्तर प्रदेश हो गया अपना दूसरे स्थान में। और वहीं आपसे पूछ ले कि विश्व में प्रथम दुग्ध उत्पादन में कौन है? विश्व में प्रथम कौन है दुग्ध उत्पादन में? यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे दुग्ध उत्पादन की बात हो रही है और विश्व में प्रथम कौन है? तो भारत है विश्व में उत्पादन में प्रथम। वहीं आपसे पूछे कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है
वो दुग्ध उत्पादन से है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का जो संबंध है। और श्वेत क्रांति के बारे में बात करें, इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेशन फ्लड भी इसे कहते हैं। तो आपसे ऑपरेशन फ्लड पूछे या फिर श्वेत क्रांति पूछे तो इसका संबंध किसे? दुग्ध उत्पादन से। वहीं आपसे पूछे कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन है। वर्गीज कुरियन है श्वेत क्रांति के जनक। ठीक, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, राष्ट्रीय मिल्क डे जो है, ये कई बार पूछा गया है। ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। और इसी दिन क्या हुआ था कि वर्गीज कुरियन का जन्मदिन हुआ था। और वहीं आपसे पूछे कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 जून को मनाया जाता है। कब जून मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान यूपी का, दूसरा स्थान है, और पहले स्थान पे अब हो गया कौन? राजस्थान। ये ध्यान रखेंगे। और विश्व में अगर पूछे कि दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पे कौन है, तो विश्व में जो पहले स्थान पे है भारत। भारत विश्व में पहले स्थान पे है दुग्ध उत्पादन में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। और ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड वो दूध से ही संबंधित है। जनक कौन है? तो इसका जनक है वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर के दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून के दिन मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं दूध से संबंधित जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? ये यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। यूपी पेट का पूछा गया प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है ये असम में स्थित पार्क है। कहाँ पे? असम में स्थित है। वहीं कुछ पार्क और आपसे पूछ ले कि मानस नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, और या फिर रायमोना नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। रायमोना जो नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये सभी नेशनल पार्क भी असम में है। और वहीं आपसे पूछे कि भारत का नवीनतम नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? भारत का जो नवीनतम नेशनल पार्क स्थित है वो कौन सा है? देहिंग पटकई नेशनल पार्क। कौन सा है? देहिंग पटकई नेशनल पार्क। और ये भी कहाँ पे स्थित है? ये भी असम राज्य में स्थित है। भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क देहिंग पटकई नेशनल पार्क स्थित है। वहीं आपसे पूछे कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, और वहीं आपसे पूछे कि पन्ना जो नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, और पेंच नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। पेंच नेशनल पार्क, या फिर आपसे पूछे कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। तो ये सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ के? मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है। तो सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। मानस नेशनल पार्क कहाँ पे? असम में। रायमोना नेशनल पार्क असम में। भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है? तो देहिंग पटकई नेशनल पार्क है, और वो भी कहाँ पे स्थित है? असम में। बात करते हैं कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? ये सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। पेंच नेशनल पार्क ये वहाँ पे स्थित है। पेंच नेशनल पार्क एक महाराष्ट्र में भी स्थित है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक पेंच नाम का नेशनल पार्क महाराष्ट्र में भी है, और पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में भी है। ठीक, दोनों चीजें आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। अपने दोस्तों में कमेंट करके अगर आप बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप पीडीएफ टेलीग्राम पे ले सकते हैं। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की। 6 नंबर प्रश्न की, गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना ये रिहंद नदी पे स्थित है। और ये गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कुछ परियोजनाओं के बारे में जैसे आपसे पूछे कि तुलबुल परियोजना, ये अभी हमने बताया तो रिवीजन करेंगे। इसका झेलम नदी पे स्थित है। किस नदी पे? झेलम नदी पे। सलाल परियोजना किस नदी पे स्थित है? सलाल परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो ये चिनाब नदी पे स्थित है। अभी हमने बताया इसको, चिनाब नदी पे स्थित है। और ये पेट में पूछा गया प्रश्न है, ये भी हमने आपको बताया
कि ये पेट में पूछा गया प्रश्न है। और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक, जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है सलाल परियोजना। और बात करते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना, और भाखड़ा नांगल जो परियोजना है ये सतलज नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे? सतलज नदी पे। और ये किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। माता टीला परियोजना की बात करें, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पे बना हुआ है, बेतवा नदी। और ये भी कहाँ पे बना हुआ है? ये उत्तर प्रदेश की परियोजना है। कहाँ पे? यूपी में बना हुआ है। तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे यूपी से। तो देख लेते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो ये रिहंद नदी पे बना हुआ है गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना। तुलबुल परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो ये झेलम नदी पे स्थित है तुलबुल परियोजना। सलाल परियोजना किस नदी पे स्थित है? ये चिनाब नदी पे स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो ये सतलज नदी पे भाखड़ा नांगल परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। माता टीला परियोजना किस नदी पे? बेतवा नदी पे उत्तर प्रदेश में स्थित है। हिमालय तंत्र की नदियां कौन सी है? हिमालय तंत्र में 3 नदियां आप लोग याद रखेंगे प्रमुख रूप से। सिंधु नदी हो गया, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी आपका हिमालय तंत्र की नदी है, ब्रह्मपुत्र हो गया, उसके बाद सतलज हो गया, सतलज। इन सभी नदियों का सिंधु और जो ब्रह्मपुत्र है इसके अगर उद्गम की बात करें, ये दोनों उद्गम कहाँ से होता है? तो ये आप लोग ध्यान रखिए मानसरोवर झील के पास से इसका उद्गम होता है। कौन से झील के पास से? मानसरोवर झील के पास से इन दोनों नदियों का उद्गम होता है। सिंधु नदी की लंबाई की बात करें तो 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी? 2880। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई। सतलुज नदी की लंबाई की बात करें तो 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर सतलुज नदी की उद्गम की बात करें कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो सतलुज नदी का उद्गम राकसताल से हुआ है। कहाँ से? राकसताल से हुआ है। तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। मानसरोवर के पास से चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है। ये आप लोग ध्यान रखें। मानसरोवर कहाँ पे स्थित है? तो ये आप लोग भी बताएंगे तिब्बत में स्थित है। कहाँ पे? तिब्बत में मानसरोवर स्थित है। तो हिमालय तंत्र की नदियां कौन सी है? सिंधु नदी है, सिंधु नदी हिमालय तंत्र की नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय तंत्र की नदी है, और सतलज नदी हिमालय तंत्र की नदी है। सिंधु नदी की लंबाई 1828 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर, सतलज नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर है। और इसका उद्गम कहाँ पे हुआ है? सतलज नदी का राकसताल से इसका उद्गम हुआ है। इसे राक्षस ताल भी बोलते हैं। और सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के समीप से हुआ है और तिब्बत में इसका उद्गम हुआ है। तुलसीदास की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो 80 घाट बनारसी में हुई थी इनकी मृत्यु। कहाँ पे? 80 घाट एक है बनारस में, 80 घाट बनारस में इनका मृत्यु हुआ था तुलसीदास की। तुलसीदास इंपॉर्टेंट है हमारे हिस्ट्री के भी दृष्टि से। इनका मूल नाम क्या था? तुलसीदास का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम राम बोला था। बहुत ही विशाल हस्ती थे, राम बोला इनका मूल नाम था। और तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? ये हिंदी में पूछा जाता है कि नरहरि दास था इनके गुरु का नाम। क्यों थे? नरहरि दास तुलसीदास के गुरु का नाम था। हिंदी के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और ये किसके समकालीन थे? ये किसके समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे। और ये हिस्ट्री के दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और बात करते हैं रामचरितमानस की रचना किसने की? रामचरित मानस की रचना किसने की? तो तुलसीदास ने किया, तुलसीदास ने। और किस भाषा में किया? तो अवधी भाषा में किया। और ये इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके से संबंधित। और विनय पत्रिका किसकी है? विनय पत्रिका किसकी है? तो विनय पत्रिका भी तुलसीदास की है। तुलसीदास ने यही लिखा था, विनय पत्रिका तुलसीदास। और ये भी स्टैटिक जीके से संबंधित है और इसे तुलसीदास ने ब्रज भाषा में लिखा था। तो इतनी चीजें आप लोग तुलसीदास से याद रखेंगे। तुलसीदास की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो 80 घाट बनारस में इनकी मृत्यु हुई थी। और तुलसीदास का जो मूल नाम क्या था? तुलसीदास का मूल नाम राम बोला था। गुरु इनके कौन थे? नरहरि दास थे। तुलसीदास के गुरु नरहरि दास थे। और तुलसीदास किसके समकालीन थे? ये अकबर के समकालीन थे। और रामचरितमानस किसने लिखा था? तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना किए थे। और विनय पत्रिका किसने लिखा था? तो विनय पत्रिका भी तुलसीदास ने ब्रज भाषा में लिखा था। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बैंक दर का अर्थ क्या है? और ये भी यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है कि बैंक दर क्या है? तो आरबीआई द्वारा केंद्रीय बैंक से
आरबीआई द्वारा ली जाने वाली जो आधिकारिक ब्याज है, यही ऑप्शन में था। आरबीआई द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक जो ब्याज होता है, ब्याज दर होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बैंक दर। ठीक, उसे बैंक दर कहते हैं। और जो बैंक दर है इसका निर्धारण किस कौन करता है कि बैंक दर कितना होता है, निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण करता है आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई द्वारा इसका निर्धारण होता है। बैंक दर का भी निर्धारण आरबीआई करता है, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट, इन सभी दर का निर्धारण आरबीआई करता है। रेपो रेट किसे कहते हैं? अभी हमने आपको बताया, फिर से बताते हैं। और वहीं आप लोग ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, रिवर्स रेपो रेट किसे कहते हैं? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। जब बैंक मतलब छोटा बैंक, जो हमारा जो मतलब बैंक होता है, छोटे बैंक होते हैं। जब छोटा बैंक क्या होता है, जब आरबीआई उधार देता है, किसे उधार देता है? जिस दर पे आरबीआई उधार देता है, और किसे उधार देता है? छोटे बैंक को। जिस दर पे आरबीआई छोटे बैंक को उधार देता है उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। अब जब छोटा बैंक उधार दे रहा है, छोटा बैंक जब उधार दे रहा है, छोटा बैंक किसे उधार देता है? छोटा बैंक किसे उधार देगा? तो ये छोटा बैंक उधार देगा आरबीआई को। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इसे कहेंगे। ठीक, ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो देखिए कि बैंक दर क्या होता है? आरबीआई द्वारा या फिर देश के केंद्रीय बैंक द्वारा, देश का केंद्रीय बैंक ही है आरबीआई, इसके द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज को क्या कहते हैं? इसके द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज, यहाँ पे एक शब्द नोट करेंगे कि इसके द्वारा ली जाने वाली कौन सी ब्याज? आधिकारिक ब्याज को क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं। इसका निर्धारण कौन करता है? आरबीआई द्वारा इसका निर्धारण होता है। रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई उधार देता है जब छोटे बैंक को, उसे कहते हैं रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट किसे कहते हैं? जब छोटा बैंक उधार देता है किसे? आरबीआई को, उसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए कि लोकसभा के लिए गणपूर्ति कोरम कितना होता है? तो लोकसभा के लिए गणपूर्ति कोरम 1/10 जो होंगे उसका 1/10 क्या होता है? लोकसभा का गणपूर्ति कोरम होता है। और लोकसभा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 81 में है लोकसभा के बारे में। और लोकसभा के आपसे पूछे कि पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। क्या थे? जीवी मावलंकर थे लोकसभा के पहले अध्यक्ष। और लोकसभा की गठन कब हुआ था? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो 1952 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों का गठन हुआ था। कब? 1952 में। और लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर होंगे। अगर आपसे पूछे कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी लोकसभा की, आपसे पूछे कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष के बारे में पूछे तो वो थी मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार थी लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष। अगर वहीं पूछे कि लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसे देता है? लोक लेखा समिति ये अपना रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो ये अपना रिपोर्ट जो होता है, जितना भी लेखा जोखा होता है, ये अपना रिपोर्ट किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को ये अपना रिपोर्ट देता है। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, तो देख लेते हैं लोकसभा के लिए गणपूर्ति कोरम कितनी होती है? 1/10 होती है। और लोकसभा के बारे में अनुच्छेद कितना? 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। और लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन है? जीवी मावलंकर है लोकसभा के पहले अध्यक्ष। लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो 1952 में लोकसभा का गठन होता है। पहली महिला अध्यक्ष लोकसभा की कौन है? तो मीरा कुमार है लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष। लोक लेखा समिति के बारे में बात करें, रिपोर्ट कौन देता है लोक लेखा समिति की? तो लोक लेखा समिति जो अपना रिपोर्ट है वो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को अपना रिपोर्ट देता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सीजन पे क्या असर होगा? ये यूपी पेट पे पूछा गया प्रश्न है। देख लीजिए आप, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात घटा दे तो साख सीजन क्या होगा? बढ़ जाएगा। साख सीजन क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर नगद कोषानुपात घटता है तो साख सीजन क्या होता है?
बढ़ जाता है। तो ये आप लोग ऐसे ही याद रखेंगे अगर आप इसे समझ नहीं पाएंगे तो देखिए, साख सृजन को क्या कहा जाता है? साख सृजन को क्या कहा जाता है? तो इसे ऐच्छिक मुद्रा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? साख सृजन को इसे ऐच्छिक मुद्रा कहा जाता है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत में मुद्रा या फिर साख का नियंत्रण कौन करता है? मुद्रा या फिर साख का नियंत्रण कौन करता है? तो भारत में मुद्रा या फिर साख का नियंत्रण आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई द्वारा किया जाता है। और आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो मुंबई में इसकी हेडक्वार्टर स्थित है। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हो गई थी। लेकिन आपसे पूछे कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था आरबीआई का? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। यदि आरबीआई कोषानुपात को घटा दे तो साख सीजन पे क्या असर होगा? तो साख सीजन बढ़ जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन भी लिखा है, वाह, ये क्या होगा? बढ़ जाएगी। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं साख सीजन को क्या कहा जाता है? तो इसे ऐच्छिक मुद्रा कहा जाता है। साख सीजन को क्या कहा जाता है? ऐच्छिक मुद्रा। और भारत में मुद्रा या फिर साख का नियंत्रण कौन सा बैंक करता है? तो आरबीआई बैंक करता है, क्योंकि आरबीआई भारत का सबसे एक केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई की हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1949 में होता। प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया जाता है? तो जो भी लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य होते हैं, जो भी वरिष्ठ सदस्य होते हैं, उन्हें प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। किसे? वरिष्ठ सदस्य को क्या बनाया जाता है? प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। और प्रोटेम स्पीकर होते कौन है? तो ये अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं? अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष होते हैं प्रोटेम स्पीकर। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति आप लोग ध्यान रखेंगे। इनकी नियुक्ति काम करने का काम राष्ट्रपति का है। किसकी? राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। और वहीं आपसे पूछे कि अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? अस्थायी, राज्यों में तो विधानसभा होता है, तो अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? इनकी मतलब इनको भी क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन नियुक्ति करता है? राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। ठीक, तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त करते हैं? तो जो भी वरिष्ठ सदस्य होंगे उन्हें ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, क्योंकि उनके पास अनुभव अधिक होता है। और बात करते हैं अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रोटेम स्पीकर ही अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष होता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति सदैव कौन करते हैं? तो केंद्र की बात रहेगा, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। और जो राज्य में जो अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष होता है उसे प्रोटेम स्पीकर उसे भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे केंद्र राज्यों में जो नियुक्तियां हैं वो कौन करेगा? राज्यों का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। तो इस वजह से नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। किस अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होता है? तो तो ये यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। और ये अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र होते हैं वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसे आप लोग पूरा पढ़ के जाएंगे, अर्थव्यवस्था के जो भी क्षेत्र होते हैं। और बाकी जो मेरे बस का वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखिए, किस अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होता है? तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होता है उस पे जो होता है संसाधनों पर निजी अधिकार होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ये कहानी है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ये कहानी है। ठीक, अब बात करते हैं पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उस पे नियंत्रण किसका होता है? तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है इसमें पूरी तरह से नियंत्रण जो होता है पूंजीपति का होता है। किसका नियंत्रण होता है? पूंजीपति का नियंत्रण। कितना उत्पादन करना है, रेट क्या रखना है, कितना बेचना है, कितना बचाना है, सबका नियंत्रण कौन करते हैं? पूंजीपति करते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक होता है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, जिसे समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसे साम्यवादी
अर्थव्यवस्था कहते हैं। और साम्यवादी अर्थव्यवस्था पे जो टोटल नियंत्रण होता है वो किसका होता है? इसमें जो टोटल नियंत्रण होता है वो सरकार का होता है। ये टोटल नियंत्रण किसका होता है? सरकार का होता है। एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, एक कौन सा होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है और इस पे टोटल जो नियंत्रण होता है किसका होता है? इस पर जो नियंत्रण होता है वो सरकार का भी नियंत्रण होता है और फिर किसका नियंत्रण होता है? सरकार का नियंत्रण भी होता है और पूंजीपति का भी नियंत्रण इस पे होता है। पूंजीपति और सरकार दोनों का नियंत्रण किस अर्थव्यवस्था पे होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में, क्योंकि मिश्रित का मतलब ही होता है मिलाना, यानी कि लोग का। देखिए किस अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं? तो निजी अधिकार वही मतलब पूंजीपति का। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अधिकार होता है, नियंत्रण पूंजीपति का होता है इसमें। और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में जो पूरा नियंत्रण है वो किसका होता है? सरकार का इसमें नियंत्रण होता है। और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसमें किसका टोटल नियंत्रण होता है? इसमें सरकार का भी नियंत्रण होता है और पूंजीपति दोनों लोग का नियंत्रण होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल भारत है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था का जो एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखेंगे चीन है। यहाँ पे भारत एग्जाम्पल है क्योंकि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और पूंजीपति वाला ये अमेरिका। अमेरिका में पूरी तरह से कौन सी अर्थव्यवस्था है? इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक, पढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का जो सर्वप्रथम गठन होता है वो 1952 में हुआ था। और राज्यसभा किस अनुच्छेद में है ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अनुच्छेद नंबर 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया। और राज्यसभा का वहीं आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसका पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति या फिर पहले, यहाँ पे पहले सभापति लिखिए आप, ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले सभापति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ही थे भारत के पहले सभापति। ठीक, राधा कृष्ण थे। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। कितने राष्ट्रपति कितने सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है? तो इसमें 12 सदस्य को राज्यसभा में राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को? 12 सदस्य को मनोनीत करता है। और जो राज्यसभा में उसमें सदस्य का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है? सदस्य का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है? तो प्रति 2 वर्ष में कितने सदस्य चुने जाते हैं? राज्यसभा में प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। मतलब प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य का यहाँ पे चुनाव होता है। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। देखिए राज्यसभा का जो सर्वप्रथम गठन है वो 1952 में हुआ था। और राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और राज्यसभा के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 80 में। पहले सभापति कौन थे? एस राधाकृष्ण थे भारत के, क्योंकि भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी कौन थे? एस राधाकृष्ण, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। और राष्ट्रपति मनोनीत कितने सदस्यों को करता है राज्यसभा में? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत 12 सदस्यों को करता है। और राज्यसभा में सदस्यों का जो चुनाव होता है वो प्रति 2 वर्ष पे 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है यहाँ पे। ठीक, 1000 का नोट, 100 रुपए के नोट पे हस्ताक्षर किसका होता है? और ये यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। तो 100 रुपए के नोट पे हस्ताक्षर किसका होता है? आरबीआई के गवर्नर का। देखिए 1 रुपए के जो नोट होते हैं उस पे हस्ताक्षर किसका होता है? अभी बताते हैं, 1 मिनट। आरबीआई के गवर्नर का। इस पे किसका हस्ताक्षर होता है? आरबीआई के। देखिए 1 रुपए का नोट छोड़ दीजिए आप, केवल 1 रुपए पे नोट पे जो हस्ताक्षर होता है इसको जारी कौन करता है? इसको जारी वित्त मंत्रालय करता है। 1 रुपए के नोट जारी कौन करते हैं? वित्त मंत्रालय जारी करते हैं। और इस पे नोट किसका, इस पे हस्ताक्षर कौन होता है? इस पे हस्ताक्षर किसका होता है? इस पे हस्ताक्षर वित्त सचिव के होते हैं। कौन? वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पे। और बाकी जितने भी नोट हैं 1 रुपए के, 1 रुपए से बड़े नोट, उस पे हस्ताक्षर किसके होते हैं? उस पे हस्ताक्षर आरबीआई के गवर्नर का होता है। और जो मुद्रा जारी करने, आरबीआई जो भारत में मुद्रा जारी करता है, ये किस प्रणाली के तहत मुद्रा जारी करता है? तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली।
न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के द्वारा आरबीआई नोट जारी करता है और भारत में अधिकतम 10,000 रुपए के नोट छापे जा सकते हैं। एक नोट 10,000 रुपए का बनाया जा सकता है भारत में, इससे ज्यादा नहीं। अधिकतम भारत में 10,000 रुपए के नोट बन सकता है, ठीक। और अगर सिक्कों की बात करें कि सिक्कों कितने रुपए के अधिकतम सिक्के छापे जा सकते हैं भारत में, तो अधिकतम 1,000 रुपए के सिक्के बनाए जा सकते हैं, इससे ज्यादा का नहीं, ठीक। वहीं आपसे पूछे कि सिक्के जारी कौन करते हैं, सिक्के को जारी कौन करता है, तो सिक्के को जारी करने का काम वित्त मंत्रालय का है। वित्त मंत्रालय सिक्के जारी करते हैं और 1 रुपए के नोट भी वित्त मंत्रालय ही जारी करता है। और बाकी 100 रुपए के नोट, उससे बड़े नोट कौन जारी करते हैं, आरबीआई के गवर्नर जारी करते हैं। इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। तो 100 रुपए के नोट पे हस्ताक्षर किसका होता है, आरबीआई के गवर्नर का 100 रुपए के नोट पे हस्ताक्षर होता है। और 1 रुपए का नोट किसके हस्ताक्षर होते हैं, कौन जारी करता है, तो इस पे जारी करने का काम वित्त मंत्रालय करता है और इस पे हस्ताक्षर किसके होते हैं, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बात करते हैं मुद्रा जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, तो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली अपनाई जाती है। अधिकतम भारत में कितने रुपए के सिक्के छापे जा सकते हैं, तो 1,000 रुपए के नोट छापे जा सकते हैं। और बात करते हैं सिक्कों को छापने के लिए कितने रुपए के सिक्के अधिकतम 1,000 रुपए के छापे जा सकते हैं। सिक्के जारी कौन करता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा भारत में सिक्के जारी किया जाता है, ठीक। की ओर पॉम ऑयल रिवर किसे कहा जाता है, तो देखिए नाइजीरिया नदी को कहा जाता है, नाइजर नदी, नाइजीरिया कंट्री है। नाइजर नदी को क्या कहा जाता है, इसे पॉम ऑयल रिवर कहा जाता है। वहीं आपसे पूछ ले कि पॉम ऑयल कंट्री किसे कहा जाता है, पॉम ऑयल कंट्री के नाम से किसे जाना जाता है, तो नाइजीरिया को कहा जाता है पॉम ऑयल कंट्री। नाइजीरिया को क्या कहा जाता है, पॉम ऑयल कंट्री कहा जाता है, ठीक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं ऑयल के बारे में कुछ चीजें जैसे देख लेते हैं। डिगबोई तेल शोध कारखाना कहाँ पे स्थित है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, तो डिगबोई जो तेल क्षेत्र है ये असम में स्थित है। और भारत का पहला तेल शोध कारखाना कौन है, तो ये डिगबोई तेल शोध कारखाना भारत का पहला तेल शोध कारखाना था। कोयली तेल क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, कोयली जो तेल क्षेत्र है ये कहाँ पे स्थित है, कोयली तेल क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पे, गुजरात में स्थित है। और बात करते हैं ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी, ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी, तो ओएनजीसी की जो स्थापना 1956 में हुई थी। सभी तेल से संबंधित प्रश्न है, ठीक। पॉम ऑयल रिवर किसे कहा जाता है, तो ये नाइजर नदी को कहा जाता है पॉम ऑयल रिवर। और पॉम ऑयल कंट्री के नाम से नाइजीरिया को कहा जाता है। नाइजीरिया किस कंट्री, मतलब किस कॉन्टिनेंट का देश है, तो ये अफ्रीका का एक देश है, ठीक। कोयली तेल क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, ये असम में स्थित है। और भारत का प्रथम तेल शोध यहाँ पे कारखाना लगाया गया था। ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी, 1956 में ओएनजीसी की स्थापना हुई थी। फेमा का पूर्ण रूप, देखिए पेट के एग्जाम में एक फुल फॉर्म जरूर पूछा जाता है, तो फेमा का यहाँ पे आप लोग फुल फॉर्म बताएंगे। तो और ये यूपी पेट के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यूपी पेट के एग्जाम में हुबहू प्रश्न पूछा गया कि फेमा का पूर्ण रूप क्या है, तो जो फेमा का पूर्ण रूप है उसका क्या नाम है, फॉरेन एक्सचेंज। ये आप लोग नोट करेंगे क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये है आपका फेमा का पूर्ण रूप। और कुछ ये जीएमटी का पूर्ण रूप भी पूछा गया था, जीएमटी का पूर्ण रूप, और ये भी यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। जीएमटी का पूर्ण रूप भी यूपी पेट में पूछा गया। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम होता है। क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम होता है इसका पूर्ण रूप। और साथ में आप लोग याद रखेंगे यूजीसी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसका पूर्ण रूप होता है, ठीक। इसका पूर्ण रूप क्या होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। एसडीआर का फुल फॉर्म याद रखेंगे, स्पेशल ड्राइंग राइट्स।
इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है इसका फुल फॉर्म। वहीं आप लोग NIS का फुल भी याद रखेंगे, NIS का नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। फुल फॉर्म ये सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में। UGC और SDR ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फेमा तो पूछा, फेमा कोई सुना नहीं था, मतलब सुने होंगे जो पढ़े होंगे, लेकिन ज़्यादातर बच्चे नहीं सुने थे। तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है आप लोग याद रखेंगे। रिपीट करता भी है, पेट में एग्जाम में प्रश्न रिपीट करके भी पूछ लेता है, तो इस वजह से उसको आप लोग याद रखेंगे। इसका मतलब पूर्ण रूप होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। GMT का फुल रूप क्या होता है? तो ग्रीनविच मीन टाइम होता है GMT का। IST का आप लोग बताएंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है IST का पूर्ण रूप। SDR का स्पेशल ड्राइंग राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट होता है SDR का। और UGC का यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है, UGC का पूर्ण रूप यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। ठीक, बात करते हैं NIS का फुल रूप नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है। ठीक, वर्षा की मात्रा निर्भर किस पे करता है? यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है कि वर्षा का मात्रा निर्भर किस पे करता है? तो वर्षा की जो मात्रा है वो वायुमंडल की नमी पे निर्भर करता है। वायुमंडल की नमी पे निर्भर करने का काम कौन करता है? वो करता है वर्षा की मात्रा। ठीक, अब बात करते हैं कृत्रिम वर्षा के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा में किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा में। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कृत्रिम वर्षा में किसका? सिल्वर आयोडाइड। और सर्वाधिक शुद्ध जल किस चीज का होता है? सर्वाधिक शुद्ध जल कौन सा होता है? तो वर्षा का जो जल है, वर्षा का जो जल होता है सर्वाधिक शुद्ध होता है। भारत में सर्दियों में वर्षा क्यों होता है ये पूछा जाता है। भारत में सर्दियों में जो वर्षा का कारण है वो क्यों होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ से होता है। भारत में सर्दियों में वर्षा किससे होता है? पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होता है। सर्दियों में वर्षा होता है भारत में पश्चिमी विक्षोभ में। और भारत में सर्वाधिक वर्षा क्यों होता है? भारत में सर्वाधिक वर्षा क्यों होता है? तो मासिन राम में भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है? मासिन राम में वर्षा होता है। मासिन राम कहाँ पे? मेघालय में स्थित है। कहाँ पे? मासिन राम मेघालय में स्थित है। तो इतनी चीजें आप लोग याद रखें। वर्षा की मात्रा निर्भर किससे करता है? वायुमंडल की नमी पे। जितना ज्यादा वायुमंडल में नमी होगा उतनी ज्यादा भाई साहब वर्षा होगी। ठीक, और कृत्रिम वर्षा की बात करें तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं कृत्रिम वर्षा में। और भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो मासिन राम मेघालय में होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? मासिन राम मेघालय में होती है। और सर्वाधिक जो शुद्ध जल होता है वो वर्षा का जल होता है, सर्वाधिक शुद्ध। और भारत में सर्दियों में जो वर्षा होता है उसका कारण क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ से हवाएं आती हैं साइबेरिया क्षेत्र से, उसके कारण होता है। भारत में भूमध्य सागर के ऊपर से जो साइबेरिया से हवाएं आती है उससे सर्दियों में वर्षा होता है। जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की सूची में शामिल है? यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये शामिल है। ठीक, ये पूछ रहा है कि किस सूची में शामिल है ना, किस सूची में शामिल है। तो लोग ध्यान रखेंगे किस सूची में शामिल जब पूछेगा तो ये संघ सूची में शामिल है। किस सूची में? ये स्वास्थ्य जो है वो राज्य सूची का विषय है। जन स्वास्थ्य का ये राज्य सूची का विषय है। और भारत में 7वीं अनुसूची में 3 तरह की सूचियां बनाई गई हैं। एक कौन सी सूची बनाई गई है? ये एक संघ सूची बनाई गई है। और एक कौन सी सूची? एक संघ सूची और एक राज्य सूची बनाई गई है और एक समवर्ती सूची बनाई गई है। ये पूछा जाता है कि कौन सा विषय किस सूची में, जिस तरह से इस तरह विषय पूछा गया। जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता
ये राज्य सूची से संबंधित है। इसी तरह से और भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, जैसे रेल संघ सूची का विषय है, बैंक जो है वो संघ सूची का विषय है, डाक जो है संघ सूची का विषय है, और मुद्रा भी ये संघ सूची का विषय है। और राज्य सूची में कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे पुलिस हो गया ये राज्य सूची में विषय है, जेल हो गया ये राज्य सूची का विषय है, कृषि हो गया राज्य सूची का विषय है, और स्वास्थ्य हो गया ये राज्य सूची का विषय है। क्या हो गया, स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय। समवर्ती सूची में कौन सी चीजें, जैसे शिक्षा हो गया समवर्ती सूची का विषय है, वन हो गया समवर्ती सूची का विषय है, जानवर समवर्ती सूची का विषय है, कारखाने किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है, और श्रमिक संघ ये सभी किस सूची के विषय हैं, समवर्ती सूची के विषय हैं। तो इन विषयों को आप लोग याद रखिएगा। जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस सूची का विषय है, तो ये राज्य सूची में सम्मिलित है। और संघ सूची राज्य सूची 3 सूचियां बनाई गई हैं हमारे 7वीं अनुसूची में, उसे देख लेते हैं। रेल सूची, रेल किस सूची का विषय है, तो वो संघ सूची का विषय, बैंक संघ सूची का विषय, डाक संघ सूची का विषय, मुद्रा संघ सूची का विषय, और राज्य सूची में कौन कौन सी, पुलिस हो गया, जेल हो गया, कृषि हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सभी राज्य सूची के विषय है। समवर्ती सूची में किन चीजों को, जैसे शिक्षा हो गया, वन हो गया, जानवर हो गया, कारखाने हो गए, श्रमिक संघ हो गया, ये सभी किस सूची में रखे जाते हैं, ये सभी समवर्ती सूची में रखे जाते हैं। मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर था मुगल वंश का संस्थापक। और बाबर जो था वो मुगल वंश का पहला शासक भी था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मुगल वंश का पहला शासक कौन था, तो बाबर था। और बाबर का मूल नाम आपसे पूछेगा कि मूल नाम क्या था, तो इसका मूल नाम जो था वो जहीरुद्दीन था। कौन था, जहीरुद्दीन था इनका मूल नाम। ठीक, अब बात करते हैं कि बाबर का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो बाबर का जन्म फरगना में हुआ था। कहाँ पे, फरगना में बाबर का जन्म हुआ था। और बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। क्या लिखी थी, इतनी आत्मकथा इसने लिखी थी। और बाबर की आत्मकथा क्या है, बाबरनामा। इसकी आत्मकथा क्या है, बाबरनामा। और इसे बाबरनामा को किस भाषा में लिखा गया है, ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है, इसे बाबरनामा खुद लिखा है तो ये तुर्की भाषा में ये लिखा है। और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और एक युद्ध आप लोग फेमस युद्ध रखेंगे, खानवा का युद्ध, ये किसके बीच में हुआ था, तो ये बाबर और राणा सांगा के बीच में, बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ। और ये हुआ था 1527 में खानवा का युद्ध। और बाबर की जन्म के बारे में आप लोग याद रखे हैं, और मृत्यु भी जान लीजिए 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। कब, खानवा के 3 साल बाद 1530 में। तो देख लेते हैं कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर था मुगल वंश का संस्थापक। और ये मुगल वंश का पहला शासक भी बाबर था। इसका मूल नाम क्या था, जहीरुद्दीन था बाबर का मूल नाम। इसका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो फरगना में इसका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी, 1530 में हुई थी। और इसकी आत्मकथा क्या है, बाबरनामा इसकी आत्मकथा। भाषा इसे तुर्की भाषा में लिखा गया। और खानवा का युद्ध में 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है, तो पंचायती राज व्यवस्था को राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर रखा गया है। और ये यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। यूपी पेट का ये पूछा गया प्रश्न है। नीति निर्देशक तत्व जिसे डीपीएसपी कहते हैं, डीपीएसपी। और इसमें क्या रखा गया, पंचायती राज व्यवस्था। और पंचायती राज पंचायतों का जो गठन है, पंचायतों का गठन ये किस अनुच्छेद में है, ठन पंचायतों का जो गठन है ये अनुच्छेद 40 में बताया गया है, अनुच्छेद 40 में। और ये चीज भी यूपी पेट में पूछी गई है। तो यहाँ से देख लीजिए आप, पंचायतों से प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि, और पंचायतें जो है भारत में जो पंचायत हैं ये कितनी तरह की, कितने स्तर की हैं। अभी एक चीज और बताते हैं, ये कितने स्तर की बताई गई है, तो ये 3 स्तर है। पंचायतों का स्तर 3 है। और कौन कौन सा स्तर, जिला स्तर है, जिला स्तर है, और फिर ब्लॉक स्तर है, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, और फिर ग्राम स्तर। ये 3 स्तर है।
और ये चीज भी आपके यूपी पेट में पूछा गया, ये चीज भी यूपी पेट में पूछा गया। ठीक, और इसे किस पंचायतों का, इस पंचायतों को किस ग्राम पंचायतों को किस अनुसूची में रखा गया है, तो इसे अनुसूची नंबर 11 में रखा गया है। और इसे कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए हैं इसको कार्य करने के लिए, तो इसे कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं। ठीक, तो और जो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू कहाँ से हुई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू कहाँ पे हुई थी, तो ये राजस्थान के नागौर से सबसे पहले लागू हुई थी। कहाँ पे, राजस्थान के नागौर से सबसे पहले लागू हुई थी। और कब लागू हुई ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 1959 में ये लागू हुई। तो इतनी चीजें यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था से चीजें आप लोग याद रखें। पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी गई है। इसे क्या कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को डीपीएसपी कहते हैं। और पंचायतों का जो गठन है ये किस अनुच्छेद में है, ये अनुच्छेद नंबर 40 में है, पंचायतों का गठन। और ये कितने स्तर की बात करती है पंचायतों को, 3 स्तर की भी बात करती है, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और फिर ग्राम स्तर की बात करती है। अनुसूची, इसे अनुसूची नंबर 11 में ग्राम पंचायतों का जो प्रावधान है वो उसे अनुसूची नंबर 11 में रखा गया है। इसको कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं। और पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू राजस्थान के नागौर से लागू किया गया 1959 में। ठीक, एलपीजी सिलेंडर में उत्पन्न जो दुर्गंध होता है वो इथाइल मर्केप्टॉन के कारण होता है, इथाइल मर्केप्टॉन के कारण इसमें उपलब्ध जो दुर्गंध होता है। और एलपीजी जो सिलेंडर है सभी के घर में होगा, तो इसमें किस किस गैसों का ये मिश्रण होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। कौन कौन से गैस, ब्यूटेन एंड ये प्रोपेन गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है एलपीजी गैस। और कुछ चीजों में और गैस, आपसे पूछे कि सीएनजी में कौन सा गैस होता है, इसे क्या कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। और या फिर गोबर गैस में कौन सा गैस होता है, गोबर गैस में कौन सा गैस होता है। या फिर जैविक खाद में पूछे, वही जैविक खाद या फिर गोबर गैस, उसमें कौन सी गैस होती है, उसमें मीथेन गैस होता है। कौन सी गैस, मीथेन गैस होता है। ओजोन कौन सी गैस होती है, ओजोन कौन सी गैस, ओजोन में आपसे पूछ ले कि कौन सी गैस होती है, तो इसमें कौन सी गैस होती है, O3 ओजोन गैस का फार्मूला होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और विद्युत बल्ब में भी ध्यान रखेंगे कौन सी गैस होती है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, इसमें आर्गन भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है विद्युत बल्ब में, आर्गन भरी जाती है। और लॉफिंग गैस में कौन सी गैस होती है, लॉफिंग गैस की कौन सी गैस का मिश्रण होता है, तो ये N2O इसका फार्मूला होता है, जिसको क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। तो ये चीजें आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे, कॉपी में नोट रखेंगे। ठीक, एलपीजी गैस में उत्पन्न दुर्गंध इथाइल मर्केप्टॉन के कारण होता है, इथाइल मर्केप्टॉन के कारण होता है। गैस कौन सी होती है, ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है एलपीजी गैस। सीएनजी में कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस होती है। और ओजोन O3 गैस होती है। ओजोन कौन सी गैस होती है, O3। विद्युत बल्ब की बात करें, इसमें ऑर्गन गैस भरी होती है। ऑर्गन एक अक्रिय गैस होती है जिसे शाही गैस और नोबल गैस भी कहते हैं। और लॉफिंग गैस की बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O है, इसको लॉफिंग गैस कहते हैं। ठीक, शिक्षा मौलिक अधिकार है जो संबंधित है, तो शिक्षा मौलिक अधिकार है जो संबंधित है। और ये यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। शिक्षा से यहाँ पे देखिए मौलिक अधिकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका आर्टिकल पूछा था, तो शिक्षा को किस आर्टिकल में रखा गया है, आर्टिकल 19A में रखा गया। शिक्षा को आर्टिकल 21A में रखा गया। ठीक, और इसके लिए कौन सा संविधान मौलिक अधिकार बनाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया, 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में हुआ था। इसके तहत शिक्षा को क्या हुआ था, मौलिक अधिकार बनाया गया था। ठीक, और बात करते हैं इसी के तहत ही शिक्षा को 11वां मौलिक कर्तव्य भी बनाया गया। शिक्षा को 11वां मौलिक कर्तव्य भी बनाया गया। ठीक, ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके, शिक्षा को इसको राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा डाला गया, राज्य सूची से कौन सी सूची में, समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा डाला गया, तो इसके लिए किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 को। और इसके तहत क्या किया गया था, शिक्षा को
राज्य सूची से निकाल करके इसे समवर्ती सूची में रखा गया। समवर्ती सूची किसे कहते हैं? जिसपे कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकते हैं। शिक्षा को मौलिक अधिकार जो संबंधित है, ये अनुच्छेद 21A में ए से संबंधित है। शिक्षा को इसे जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1986 में हुआ था, और इसके तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया और इसे अनुच्छेद 21A में रखा गया। और इसी के तहत ही शिक्षा को मौलिक कर्तव्य भी बनाया गया। इसे अनुसूची मतलब इसको 11वां मौलिक कर्तव्य बनाया गया, 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य बनाया गया। और शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में रखने का प्रावधान 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया। ठीक, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है, ये यूएनओ की पहल है। सबके लिए सतत ऊर्जा पहल संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी आपसे पूछेगा, आपसे पेट में पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1948 को हुई, तो 1945 को हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ का आपसे पूछेगा कि हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। वहीं आपसे पूछे कि इसमें सदस्य देश कितने हैं, इसमें सदस्य देश कितने हैं, तो 193 सदस्य देश हैं। और सबसे नवीनतम सदस्य कौन सा सबसे नवीनतम सदस्य है, तो दक्षिणी सूडान इसका नवीनतम सदस्य है। दक्षिणी सूडान इसका सबसे नवीनतम सदस्य है। और बात करते हैं कि यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे। यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे, तो यूएनओ के पहले महासचिव थे ट्रिगवेली। कौन थे यूएनओ के पहले महासचिव? ट्रिगवेली थे, और ये नॉर्वे के रहने वाले थे। कहाँ के? नॉर्वे के। और यूएनओ के जो वर्तमान महासचिव हैं, यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? वर्तमान महासचिव, तो इसके जो वर्तमान महासचिव हैं एंटोनी गुटारेस हैं। कौन है? एंटोनी गुटारेस हैं इसके वर्तमान महासचिव। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। कहाँ के? पुर्तगाल के। और वहीं यूएनओ के अंग आपसे पूछ ले कि कितने हैं, तो यूएनओ के अंग 6 हैं टोटल। ठीक, इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं कि सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल किसकी है? यूएनओ की है। स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। सदस्य देश टोटल 193 देश है, और नवीनतम सदस्य देश कौन? दक्षिणी सूडान बना है। और यूएनओ के पहले महासचिव कौन है? ट्रिगवेली हैं, जो कि नॉर्वे देश के रहने वाले हैं, नॉर्वे के। और वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनी गुटारेस हैं, वर्तमान यूएनओ के महासचिव, और ये पुर्तगाल के रहने वाले। यूएनओ के अंक कितने हैं? 6 हैं। किसने उद्देश्य प्रस्ताव रखा? यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है, ये यूपी पेट में पूछा गया। किसने उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा था? इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में इसको कहाँ पे शामिल किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव को कहाँ पे शामिल किया गया? तो इसको प्रस्तावना में जगह दिया गया। कहाँ पे? प्रस्तावना में से संविधान के प्रस्तावना में उद्देश्य प्रस्ताव को शामिल किया गया। और इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक नारा लगाया था। कौन सा नारा? आराम हराम है का नारा। आपसे पूछिए किसने लगाया था कि आराम हराम है का नारा किसने लगाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा लगाया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक है जो कि बहुत ही फेमस है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सी पुस्तक है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये किसकी पुस्तक है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनकी समाधि कहाँ पे बनी हुई है? समाधि स्थल के बारे में जो भी महापुरुष हैं उनके समाधि स्थल के बारे में भी पूछा जाता है कि उनकी समाधि स्थल कहाँ पे बनी हुई है। तो शांति वन में इनकी समाधि स्थल बनी हुई है। कहाँ पे? शांति वन में। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। किसने उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। और उद्देश्य प्रस्ताव को शामिल कहाँ पे किया गया? इसे प्रस्तावना में शामिल किया गया। इन्होंने नारा कौन सा लिया? तो आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। इन्हें पुस्तक कौन सी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक है। और पहले प्रधानमंत्री भी कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इनकी समाधि जो स्थल है वो शांति वन है। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो सियाचिन है भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित युद्ध स्थल। कौन सा है? सियाचिन है। उसके बाद सियाचिन किस पर्वत श्रेणी का है? ये काराकोरम पर्वत श्रेणी पे स्थित है। और काराकोरम पर्वत श्रेणी किस हिमालय के
अंतर्गत आता है? ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। इतनी चीजें आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया? ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया था? ये भी सियाचिन में चलाया गया था, सियाचिन में चलाया गया था और ये 1984 में चला था ऑपरेशन मेघदूत। और इस समय कहाँ का युद्ध होता था? भारत एंड पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, तब चलाया गया था ऑपरेशन मेघदूत। ठीक, और वहीं आपसे पूछे कि गंगोत्री ग्लेशियर, कुछ ग्लेशियर के बारे में देख लेते हैं। गंगोत्री जो ग्लेशियर है ये उत्तराखंड में स्थित ग्लेशियर, कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। और ससाइनी ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? ये भी काराकोरम पर्वत श्रेणी पे स्थित है। काराकोरम, ससाइनी ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रेणी में। जेमू ग्लेशियर आपसे पूछ ले कहाँ पे स्थित है, तो सिक्किम में स्थित ग्लेशियर है। कहाँ पे? सिक्किम में स्थित ग्लेशियर है। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। एक बार रिवीजन करते हैं। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि काराकोरम में स्थित है। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित ग्लेशियर है। ट्रांस हिमालय की बात करें तो काराकोरम ये जो है वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। ऑपरेशन मेघदूत कब चला गया? तो सियाचिन में चला गया ऑपरेशन मेघदूत 1984 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में, ससाइनी ग्लेशियर काराकोरम पे स्थित है, जेमू ग्लेशियर सिक्किम में स्थित है। अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा कौन करता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। इंपॉर्टेंट भी है, यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। अल्पसंख्यक हितों की सुरक्षा ये अनुच्छेद नंबर 29 बात करता है, अनुच्छेद 29 बात करता है। और बात करते हैं अल्पसंख्यक के बारे में। कोई भी अल्पसंख्यक अपने शिक्षा संस्थान, उनके जो भी शिक्षा संस्थान है उसको क्या कर सकता है? उसकी स्थापना करेगा, उसकी स्थापना भी करेगा और उसका प्रबंधन भी करेगा। वो किस अनुच्छेद में बताया गया है? ये बताया गया है अनुच्छेद नंबर 30 में। कोई भी अल्पसंख्यक है वो अपने शिक्षा संस्थान का क्या करेगा? स्थापना करेगा, उसका प्रबंधन भी करेगा, अनुच्छेद नंबर 30 के तहत। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये जो भी चीजें हैं ये मौलिक अधिकार में लिए गए। मौलिक अधिकार से ये प्रश्न पूछा गया, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार से पेट में प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट पेट के सिलेबस में भी है। और मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो भाग पूछेगा तो भाग 3 में है। और अनुच्छेद पूछेगा किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार है, तो अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद है मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है ये अगर पूछ ले तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। मौलिक कहाँ पे लिया गया मौलिक अधिकार? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 29 में है, अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा। और अल्पसंख्यक अपने शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, उनकी स्थापना कर सकते हैं, यानी कि उसका प्रबंधन भी कर सकते हैं, अनुच्छेद 30 के तहत। तो 29 और 30 ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पूछे तो अनुच्छेद नंबर 29 में। लेकिन ये अपने शिक्षा संस्थान का संचालन कर सकते हैं भारत में, वो अपने मर्जी से, तो वो अनुच्छेद नंबर 30 में है। और मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में, किस भाग में है, कहाँ से लिया गया है? तो ये भाग 3 में है। मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में है। और लिया कहाँ से गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और किस अनुच्छेद में? 12 से 35 तक के जो भी आर्टिकल आएंगे वो मौलिक अधिकार के अंदर आएगा। ठीक, बात करते हैं मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी है वो विराटनगर है। कहाँ पे? विराटनगर है मत्स्य महाजनपद की राजधानी। और विराटनगर कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक, और महाजनपद के बारे में कुछ चीजें जैसे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। महाजनपद के बारे में तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि इसकी जानकारी हमसे कहाँ से मिली। अगर आपसे पूछे कि किस बौद्ध ग्रंथ से मिली, किस बौद्ध ग्रंथ से मिली इसकी जानकारी, तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से इसकी जानकारी मिलती। किस निकाय से? इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिली थी। अगर आपसे पूछे कि किस जैन ग्रंथ से इसकी जानकारी मिली थी, तो इसकी जानकारी भगवती सूत्र से मिली थी। किस सूत्र से? भगवती सूत्र से इसकी जानकारी मिली थी। और कुछ मतलब महाजनपद देख लेते हैं, उसकी राजधानी जो इम्पोर्टेंट है। मगध की राजधानी आपसे पूछे तो गिरिव्रज थी। मगध की राजधानी क्या थी? गिरिव्रज थी। अंग की राजधानी क्या थी? अंग की राजधानी चंपा थी। क्या थी? अंग की राजधानी चंपा। वहीं आपसे पूछ रहे कि वत्स की राजधानी क्या थी? वत्स की,
तो इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। क्या थी? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। और एक और नोट करेंगे, वज्ज की राजधानी आपसे पूछे कहाँ थी? वज्ज की राजधानी, तो इसकी राजधानी वैशाली थी। ये बच्चे पढ़ते हैं लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ी दिन के बाद, तो इस वजह से आप लोग डेली रिवीजन करेंगे तो आपको ये सब चीजें याद रखेंगे, याद रहेगा। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। विराटनगर कहाँ पे? गुजरात में। महाजनपद के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ में पूछे तो ये अंगुत्तर निकाय से। महाजनपद के बारे में जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय। महाजनपद के बारे में जानकारी किस जैन धर्म ग्रंथ से मिलती है? तो भगवती सूत्र से मिलती है। मगध की राजधानी गिरिव्रज है। अंग की राजधानी चंपा। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। और वहीं वज्ज की राजधानी कौन सी है? वैशाली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, वो याद रखेंगे आप लोग। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। ठोस चालक में धारा का वाहक होता है। यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। यूपी पेट में पूछा गया। ठोस चालक में धारा का वाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। कोई भी चीज है अगर जब तक उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तब तक धारा का गमन हो नहीं सकता। मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो लकड़ी वगैरह होती है, जो सूखी लकड़ी है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते और इस वजह से इसमें धारा का गमन नहीं होता। और वहीं आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करा था? इलेक्ट्रॉन की खोज तो थॉमसन ने करा था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने? थॉमसन ने करा था। पॉजिट्रॉन की खोज किसने करा था? पॉजिट्रॉन की खोज, तो पॉजिट्रॉन किसे कहते हैं? तो वो होता है पॉजिट्रॉन, तो इसी का अपोजिट होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे हमेशा ऋण चार्ज होता है, यानी फिर निगेटिव चार्ज होता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन तो जो धनावेशित होते हैं, यानी कि धनावेशित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? धनावेशित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? इसे पॉजिट्रॉन कहते हैं। यानी कि ई पे कैसा चार्ज हो? प्लस चार्ज हो, उसे क्या कहेंगे? पॉजिट्रॉन कहते हैं। और कोई भी धातु जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और वहीं एक चीज आप लोग याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये किसका मात्रक है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ये ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक। ठोस चालक में धारा वाहक क्या होते हैं? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ठोस चालक में धारा का वाहक। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करा था? थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करा था। और पॉजिट्रॉन क्या होते हैं? तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो धनावेशित होते हैं उन्हें पॉजिट्रॉन कहते हैं, ई पे यानी कि प्लस का चार्ज। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। भोपाल गैस दुर्घटना कब हुआ था? तो ये हुआ था 3 दिसंबर 1984 को। ये घटना हुई थी भोपाल गैस त्रासदी, इसीलिए 3 दिसंबर को भोपाल गैस दुर्घटना दिवस मनाया जाता है। ये भी आप लोग, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था ये पूछा है ना, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड था। क्या था? मिथाइल आइसोसाइनाइड था। ठीक। अब बात करते हैं भोपाल गैस दुर्घटना कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984 की घटना है भोपाल गैस दुर्घटना। और ये कहाँ पे हुआ था? अगर आपसे पूछे कहाँ पे, तो यूनियन कार्बाइड प्लांट में हुआ था। कौन सी कार्बाइड में? यूनियन कार्बाइड प्लांट जहाँ पे हुआ था उसका नाम था यूनियन कार्बाइड प्लांट। एक गैस का मिथाइल आइसोसाइनाइड जिसे मिक कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसका क्या हो गया था? रिसा हो गया था। वहाँ पे सैकड़ों लोग मर गए थे। ठीक। और भोपाल गैस दुर्घटना त्रासदी दिवस भी इस वजह से, शोक की वजह से मनाया जाता है 3 दिसंबर के। भोपाल गैस दुर्घटना 3 दिसंबर 1984 को था और मिथाइल आइसोसाइनाइड का यहाँ पे रिसाव हुआ था और जिसे मिक कहते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड। और इसे क्या कहा जाता है? ये कहाँ पे हुआ था? तो यूनियन कार्बाइड प्लांट में ये हुआ था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खूब पढ़िए और खूब खुश रहिए और ठीक अपनी तैयारी अच्छे से करिए। एग्जाम नज़दीक आ चुका है आप लोग का।